Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 5th January 2024 and like every day, मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and various other examination. So please be with me till the last of this session. Now the topic is trade policy tools for climate action. ये जो रिपोर्ट है ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, सबसे पहले इसके बारे में एक बात जान लो कि इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है. तो हो सकता है एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्लाइमेट वर्ड देखकर आपको लगे कि कहीं ये यूएनईपी या फिर किसी इन्वायरमेंट रिलेटेड बॉडी ने इसे रिलीज किया है शायद, लेकिन नहीं, इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है. इस रिपोर्ट में 10 ट्रेड पॉलिसी एरियाज बताए गए हैं जो गवर्नमेंट्स को परसुएट करता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी गवर्नमेंट पार्ट हैं उनको ये परसुएट करता है कि कुछ स्ट्रेटजीज को वो अपनाएं, कुछ स्ट्रेटजीज को वो कंसिडर करें एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट UNFCCC COP28 क्लाइमेट मिटिगेशन इफर्ट्स. तो वो 10 ट्रेड पॉलिसी एरियाज क्या क्या हैं, तो उसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ देख लो. जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन, तो आप सबको पता है कि WTO का हमेशा ये प्रयास रहता है कि वर्ल्ड में ट्रेड को जितना अधिक हो सके उसे फैसिलिटेट किया जाए, अधिक से अधिक ट्रेड को लेकर के, यानी कि पीसफुल जितना ज़्यादा ट्रेड हो सके वर्ल्ड में. WTO हमेशा अपने इस मैंडेट के लिए स्ट्राइव करता रहता है. इन दिस पॉलिसी टूल ट्रेड फैसिलिटेशन, WTO इज सजेस्टिंग द गवर्नमेंट्स टू स्पीड अप कस्टम्स क्लियरेंस. कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कोई शिप 4 to 5 वीक्स का जर्नी कर किसी कंट्री में पहुंचता है, लेकिन उसे कस्टम क्लियरेंस के नाम पर 1 डे या कभी कभी 20 डेज तक भी शिप को रोक दिया जाता है. तो वो रुकने में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है वो तो एक्स्ट्रा ही हो गया ना. अगर उसे कस्टम क्लियरेंस जल्द से जल्द मिल जाता तो फिर उसे उतने देर रुकना नहीं पड़ता और उतना फ्यूल एक्स्ट्रा नहीं बर्न होता. तो इसी को कहा जाता है कि इनएफिशिएंट कस्टम्स प्रोसीजर्स, जिससे गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बचने के लिए कहा जा रहा है WTO के द्वारा, या फिर उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है. नेक्स्ट इज रेगुलेशंस एंड सर्टिफिकेशन. तो WTO इसमें परसुएट करना चाहता है सारे गवर्नमेंट्स को कि आप जल्द से जल्द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाएं. जैसे इंडिया की ही बात करें तो हमें BS6 अभी हमने लेते आया है, इससे पहले हमने BS4 लाया था. तो इस तरह से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं. लेकिन WTO का कहना है कि जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए. जिस तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में लागू है वैसा हर देश अगर लागू करेगा तो इनर्जी एफिशिएंसी रेगुलेशंस अच्छे से हो पाएगा, उसमें कुछ अपग्रेडेशन आएगा. द नेक्स्ट पॉलिसी टूल इज इम्पोर्ट टैरिफ. तो WTO यहाँ पर साइन दे रहा है, अपना एक इशारा कर रहा है कंट्रीज को कि आप कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स को थोड़ा सा परेशान करें. ठीक है, यहाँ पर टैरिफ को आप बढ़ाएं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री बढ़ाएं, सारे कंट्री मिलकर बढ़ाएं. और यहाँ कहा जा रहा है ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि यही समझ लीजिए कि अगर कोई पेट्रोल कार को इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर आप टैरिफ को बढ़ा दें. और वहीं अगर इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर टैरिफ को उसके कंपैरिजन में कम कर दें. इससे क्या होगा कि लोगों में जो लो कार्बन एमिशन प्रोडक्ट्स होगा उसको खरीदने का एक क्रेज बढ़ेगा, और कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स को इससे एक थोड़ा सा ब्लो मिलेगा. तो शायद ये क्लाइमेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. फिर सब्सिडीज की बात की जाती है. इन दिस पॉलिसी टूल WTO इज परसुएडिंग द गवर्नमेंट टू अनलॉक एडिशनल रिसोर्सेज. कहाँ? तो जो भी ट्रेडिंग एंटिटीज़ हैं, अगर उनको GHG एमिशन में कमी लाने के लिए किसी भी तरह का रिफॉर्म लाना है, अगर वो इन्वायरमेंटली गुड है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसे एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, या इन अदर वर्ड्स वो उसे डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करे. तो इस तरह का ग्रीन इंसेंटिव्स गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करे. अनदर पॉलिसी टूल इज सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स. हम देख पा रहे हैं कि अभी क्लाइमेट चेंज होने के कारण अलग अलग जगह पर डिजीज अलग अलग तरीके से फैल रहा है. तो वो डिजीज या पेस्ट्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं फैले ट्रेड के दौरान. एक शिप अगर दूसरे देश से तीसरे देश में जा रहा है तो उसमें किसी भी तरह का डिजीज का स्प्रेड ना हो, इसके लिए सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, दुरुस्त किया जाए. और ये काम कंट्री के द्वारा ज़्यादा अच्छे से हो सकता है अगर कंट्री अपने देखो कस्टम क्लियरेंस में ही अगर इसको लेकर आती है कि सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स को अच्छे से चेक किया जाएगा, तो यहाँ भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है. इंटरनल टैक्सेशन एंड कार्बन प्राइसिंग. दिस पॉलिसी इज समवट लाइक इम्पोर्ट टैरिफ. तो इम्पोर्ट टैरिफ में हमने देखा था कि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट टैरिफ लगाया जाए, वही बात थी. लेकिन यहाँ कार्बन प्राइसिंग की बात हो रही है. कार्बन प्राइसिंग क्या होता है?
तो जब भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसके प्रोडक्शन में या फिर जिसे यूज करने में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है कहीं भी, तो फिर आपसे एक एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है जिसे कि कार्बन प्राइस कहा जाता है। बिकॉज उस प्रोडक्ट के कारण कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान होने वाला है और उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, वो पैसे आपसे लिए जाते हैं कार्बन प्राइसिंग कह के। तो डब्ल्यूटीओ का कहना है कि वो कार्बन प्राइसिंग के लिए कंट्रीज अलग अलग तरीके से अपने यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसको उस फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए, यानी कि कंट्रीज को आपस में एक कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना चाहिए एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज को ठीक से टैकल करना चाहिए। सो दीज वर द मेजर ट्रेड पॉलिसी टूल्स गिवन बाय डब्ल्यूटीओ। सम अदर इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड इन द सेम रिपोर्ट। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन क्लाइमेट। तो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण अर्थ के क्लाइमेट पर क्या असर पड़ा है, उसका कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो वहाँ ये बहुत काम आएगा आपका, या फिर कोई भी ऐसा आंसर हो तो वहाँ आपके काम आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ का टोटल CO2 एमिशन है, अर्थ के एनवायरनमेंट में जितना भी टोटल CO2 एमिशन होता है विच अकाउंट फॉर मोस्ट GHG एमिशंस, उसमें से 20 to 30% CO2 एमिशन केवल और केवल इंटरनेशनल ट्रेड के कारण होता है, और उस 20 to 30% में भी 75% केवल और केवल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेलरेशन आने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर पड़ा है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही पाम ऑयल का डिमांड बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंडोनेशिया का रेन फॉरेस्ट का सफाई हो जाता है, क्लियरिंग हो जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वर्ल्ड के किसी हिस्से में कहीं पर कुछ है, अगर उसका ट्रेड बहुत ही ईजी हो जाता है वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में, अगर दूसरा हिस्से में पॉपुलेशन बहुत अधिक है तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर वो पूरा नेचुरल रिसोर्स का सफाया कर सकता है। एंड देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लियरिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। आई होप you liked the topic. So this was the topic about WTO and its report, Trade Policy Tools for Climate Action. Recently, a report of think tank Global Trade Research Initiative GTRI was in news बिकॉज ये जो रिपोर्ट था ना, ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड एक रिपोर्ट था। अगर आपको याद हो तो सितंबर 2023 में एक आर्टिकल हमने कवर किया था जिसमें हमें ये पता चला था कि लगातार 7वें महीने हमारा एक्सपोर्ट नीचे गिरता ही चला गया था। दैट मीन्स हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला गया था। जुलाई 2023 में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 20.67 US बिलियन डॉलर, और वो अगस्त 2023 में हो गया था 24.16 बिलियन US डॉलर। सो ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसके ऊपर GTRI ने अपना एक रिसर्च पब्लिश किया है। और GTRI के बारे में बता दूं आपको, GTRI एक इंडिया बेस्ड थिंक टैंक है और उसने बहुत सारा अपना रिसर्च करके ये रिपोर्ट पब्लिश किया था। और इसमें GTRI का ये दावा है कि जो हमारा FTA है, इंडिया ने जो FTA करके रखा हुआ है आसियान, साउथ कोरिया और जापान के साथ, वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है, वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। और कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों FTA के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट का रेशियो है वो इंपोर्ट के कंपैरिजन में दिनों दिन गिरते ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो हमारा डेफिसिट है वो आसियान के साथ 302.9% बढ़ चुका है, कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ 164.1% एंड जापान के साथ 138.2% विद जापान, कंपेयर टू 81.2% इंक्रीज इन ग्लोबल डेफिसिट। तो देखो ग्लोबल डेफिसिट, ग्लोबल इन तीनों को छोड़ करके पूरे दुनिया में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ओनली 81.2% है। लेकिन अगर आप इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 81 से ये बहुत अधिक आएगा, 302, 164 एंड 138। तो जो सोच के इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि आसियान के साथ एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय 123.9%, इंपोर्ट लेकिन 175% बढ़ गया। आसियान की बात कर रहे हैं हम। जापान की बात करें तो एक्सपोर्ट ओनली 56.4% बढ़ा, इंपोर्ट्स 98.5% बढ़ गया। साउथ कोरिया की बात करें तो इंपोर्ट ओनली 89.1% बढ़ा और इंपोर्ट 127% बढ़ गया। सो दिस इज़ अ ह्यूज पिक्चर। हम इसे ऐसे जाने तो नहीं दिया जा सकता है, इस पर तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने तो कुछ फैसला लिया होगा, लेकिन हम इस न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो देखो इशू क्या है, तो मेनी इंडियन फर्म्स डू नॉट यूज FTA रॉट। FTA रॉट का इस्तेमाल बहुत सारे इंडियन फर्म नहीं करते हैं क्योंकि FTA रिलेटेड कंप्लायंस में जितना खर्च आएगा ना
उसके कंपैरिजन में उन कंट्रीज़ का टैरिफ बहुत कम है। तो वो टैरिफ दे करके ही उस कंट्री में एंटर कर जाना चाहते हैं। वो एफटीए के अकॉर्डिंग इन कंट्रीज़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। वही अगर वाइस वर्सा बात करो तो जो जापान है, चाहे साउथ कोरिया है या फिर जो आसियान है, वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया में आराम से एफटीए के राउट से आते हैं। एफटीए के राउट से इसलिए आते हैं क्योंकि इंडिया ने टैरिफ बहुत ज़्यादा करके रखा हुआ है और इन कंट्रीज़ ने टैरिफ बहुत कम करके रखा हुआ है। तो हमारे ट्रेडर्स यहाँ पर एफटीए के ज़रिए नहीं बल्कि टैरिफ देकर ही जाते हैं, क्योंकि एफटीए के ज़रिए जाना हो अगर तो जो कंप्लायंस रिलेटेड उनको कॉस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल है, आपको यहाँ पर थोड़ा पॉज लेकर इसे ठीक से पढ़ना होगा तो ही आप शायद समझ पाएँ, और अगर आपने पहले से ये पढ़ रखा है तो मैंने जो भी कुछ कहा आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिसीज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें अगर, तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ये सब बहुत ही हाई टैरिफ लगा के रखते हैं। जो भी इंपोर्ट आता है उनके ऊपर बहुत हाई टैरिफ लगाते हैं, और अपने यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट, उनके कंट्री से जो भी एक्सपोर्ट निकलता है उनको मैसिव सब्सिडी देकर रखते हैं। कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया हमेशा इंडिया को पुश करते हैं कि तुम अपना ड्यूटी कम करो और सब्सिडी तुम अपना कम करो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पर, ताकि ऑस्ट्रेलिया अपना एक्सपोर्ट्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन करवा पाए। ऑल्सो दे सपोर्ट एग्रीकल्चर बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया की बात करो, कनाडा की बात करो, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इस तरह से यूज करते हैं कि उनका आउटपुट बहुत मैक्सिमाइज हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर कॉस्ट जो होता है बहुत कम हो जाता है। हमारे यहाँ मैनुअल वर्क अब आज भी बहुत अधिक हो रहा है एग्रीकल्चर में। तो मैनुअल वर्क होगा तो जो भी फसल उगेगा उसमें जो भी पीपल हैं उनका लेबर कॉस्ट है, उनका अपना शेयर है, वो सबका जब उसमें कैलकुलेट होके बैठता है तो क्रॉप का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। लास्ट में हमें यहाँ प्रधानमंत्री अन्न योजना चलाना पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है हमारे साथ। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट तो हमारे यहाँ है ही एग्रीकल्चरल सेक्टर में। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज है, नॉन टैरिफ बैरियर्स एटीसी, ये सारी बातें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। रिकमेंडेशंस क्या दिया है जीटीआरआई ने, तो फोकस ऑन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी कंट्रोल ईटीसी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बास्केट। ये सिर्फ हम जो राइस को एक्सपोर्ट करते रहें, व्हीट को एक्सपोर्ट करते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मिलेट्स जैसे आया था श्री अन्न, तो उसी तरह का कुछ और भी हमें अब सोचना चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छा पहल था गवर्नमेंट का। इसके अलावा जीटीआरआई ने कुछ और रिकमेंडेशन दिया है कि जब भी किसी कंट्री या कंट्री ग्रुप के साथ एफटीए साइन किया जाए या एफटीए नेगोशिएट किया जाए तो उसी समय कुछ एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि कॉमन एक्सक्लूजन लिस्ट भी उसमें बनाया जाए कि क्या ऐसा और कुछ प्रोडक्ट है जिसे कि एक्सक्लूड करके बात किया जाए एफटीए का। इसके अलावा हैविंग सेक्टोरल एग्रीमेंट्स, ये सारी बातों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इनके होने के बाद ही एफटीए साइन हो, वरना एफटीए साइन नहीं हो, क्योंकि इस एफटीए से हमें बहुत नुकसान होता है। इंडिया इनिशिएटिव फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन जो पहले से इंडिया ने करके रखा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव, और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ईसीजीसी प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। तो ये सब इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने पहले से लेकर रखा है, एंड वी होप कि ये सब जल्द ही कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। हमारे एक्सपोर्ट का रिजल्ट थोड़ा अच्छा होने वाला है, सो वी आर होपफुल। तो दिस वाज द टॉपिक। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन किया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंडिया के मेनलैंड में लोकेटेड कोची को लक्षद्वीप के 11 आइलैंड से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसमें टोटल जो वर्थ आप इस प्रोजेक्ट का देख रहे हैं, रुपीज़ 1150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। सम अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो ये एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट है। सबमरीन कहें तो आपको पता होना चाहिए कि सी लेवल के भीतर से यहाँ ऑप्टिकल फाइबर्स गुजारे जाएंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है। और इसे फंड किया गया है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो दिस इज अ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। और ऑप्टिकल फाइबर की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है, और सी लेवल में ये थोड़ा सा सबमर्ज रहेगा। कहीं कहीं तो ये सी बेड पर लाई किया जाएगा। अगर सबमरीन की बात कर रहे हैं आप तो ये सी बेड पर पड़ा हुआ होता है, और एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है।
अमेरिका ने तो पूरे वर्ल्ड में इसे बिछा कर रखा है। एंड इट इज़ अबाउट 1 इंच इन डायमीटर। तो इस तरह से इसे डाला जाएगा फ्रॉम कोची टू द 11 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, जिनका नाम है कावारत्ती, अगत्ती, अमीनी, कदमत, चितलित, कल्पेनी, मिनिकॉय, अंद्रथ, किल्तन, बंगरम एंड बित्रा। मैं जानता हूँ कि ये नाम आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन इसी बहाने हम अपने इंडियन टेरिटोरी के कुछ नाम को कह लेते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, हमें भूलना नहीं चाहिए। ओके, दिस प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, USOF, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इज BSNL, और ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट NEC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है थ्रू ग्लोबल ओपन टेंडरिंग प्रोसेस। सो दिस इज अ प्राउड फीलिंग फॉर अस कि ग्लोबल ओपन टेंडरिंग के बाद ही हमने NEC कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर दिया है। द मेजर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट इंक्लूड, ये एक बहुत ही रोबस्ट प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले तो मरीन रोड सर्वे किया जाता है, फिर सब मरीन केबल लाइन किया जाता है, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ CLS स्टेशंस, इंस्टॉलेशंस, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एंड टर्मिनल्स SLTE, ये सारी चीज़ें की जाती है। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है। इस तरह के डेडिकेटेड शिप होते हैं जो केबल लेयर शिप्स कहलाते हैं। इसके द्वारा जो केबल होते हैं उनको सी लेवल के अंदर या फिर सी के बेड में डाला जाता है। एंड करेंटली इस शिप का नाम है रेने देकार्ते। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि रेने देकार्ते को आप जानते हैं, वो कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस में। सो अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस रहता है लक्षद्वीप के लोगों के लिए। तो वहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ देखने को मिलेंगे। और सिंस इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट टाइम होगा जबकि वो मेनलैंड इंडिया से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जुड़ेगा। द डेडिकेटेड सबमरीन OFC विल इंश्योर अ paradigm shift in communication infrastructure in the Lakshadweep Islands, enabling faster and more reliable internet services, telemedicine, e-governance, educational initiatives, digital banking, digital currency usage and digital literacy। इन सब सेक्टर्स में वहाँ एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। सो वी आर वेरी होपफुल। दिस वाज द टॉपिक। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम शुरू किया गया है। सो दिस स्मार्ट 2.0 इज a joint initiative of CCRAS and NCISM. CCRAS means Central Council for Research in Ayurvedic Sciences and NCISM means National Commission for Indian System of Medicine. स्मार्ट 2.0 एक एक्रोनिम है। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखें तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमॉन्ग टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये जो प्रोग्राम लाया गया है ये टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए लाया गया है। अंडर दिस प्रोग्राम स्मार्ट 2.0 कुछ ऐसे डिजीज को एनलिस्ट किया गया है जैसे बाल कासा, मेल न्यूट्रिशन, इनसफिशियंट लैक्टेशन, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, ऑस्ट्रियोपोरोसिस एंड डायबिटीज मेलिटस DM2। ऐसे डिजीज को इनलिस्ट किया गया है जिसके ऊपर ये जितने भी टीचिंग प्रोफेशनल्स होंगे जो आयुर्वेदा से रिलेटेड हैं वो कोलैबोरेट करेंगे, वो अपना रिसर्च करेंगे। उनको प्रमोट किया जाएगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज कर पाएँ और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मेथड्स के द्वारा उन डिजीज में आयुर्वेदा का एफिकेसी और सेफ्टी को देख पाएँ कि ये कितना ज़्यादा कारगर होता है। अगर आयुर्वेदा के द्वारा इंटरफेयर किया जाए इन डिजीज के क्योर में तो कितना ये इफेक्टिव रहता है, ये सारी बातों को ठीक से स्टडी किया जा सके, इसके लिए ये इनिशिएटिव है स्मार्ट 2.0। नाउ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट CCRAS एंड NCISM। CCRAS एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मीन्स आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड हेम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक अपेक्स बॉडी है फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन साइंटिफिक लाइंस। वो आयुर्वेदा हो चाहे सोवा रिक्पा सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, तो ये साइंटिफिक लाइंस पर रिसर्च करता है इन सारे फील्ड्स में। ओके, बात करें NCISM की तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द NCISM एक्ट 2020 और ये प्रोवाइड करता है एक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडेक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफ इंडियन सिस्टम, ओके, ऑफ मेडिसिन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें 29 मेंबर्स होते हैं। NCISM की बात कर रहे हैं हम, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
एक सर्च कमिटी होता है जो रिकमेंड करता है नेम्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन, पार्ट टाइम मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ द 4 autonomous boards set up under the NCISM. So this was some basic brief information about CCRAS and NCISM, because in this topic में इन दोनों का थोड़ा सा टर्म आ गया था. So this was the topic. I hope you like it. Recently, सिक्की ग्रास एंड द आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ सिक्की ग्रास वाज इन न्यूज. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर सम प्रोडक्ट्स मेड ऑफ सिक्की ग्रास. सिक्की ग्रास गोल्डन कलर के घास होते हैं जो बिहार, यूपी, नेपाल के तराई रीजन में उगते हैं. उन घासों को काट कर कुछ ऐसे आर्टिसंस होते हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, और इन आर्टिफैक्ट्स को बनाने वाले को सिक्की आर्टिसंस कहा जाता है. तो रिसेंटली न्यूज ये है कि सिक्की आर्टिसंस ये बता रहे हैं कि वे अभी लाइवलीहुड लॉस अभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो सिक्की है उसमें क्वालिटी में बहुत डिटेरियोरेशन आ गया है. सिक्की ग्रास जो होता है, जो गोल्डन कलर का ग्रास होता है, वो पहले के जैसा सॉफ्टनेस उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड ब्रिटल हो गया है. जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो भी आर्टिसंस, जो भी आर्टिक्राफ्ट बनाया जाएगा, तो इसमें बहुत ही अच्छे से ये मुड़ सके, इस तरह का इसमें क्वालिटी होना चाहिए. लेकिन जो अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो सिक्की ग्रास उग रहे हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा जो इलास्टिसिटी है वो नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल हैं. इस कारण से उन्हें अपना लाइवलीहुड लॉस नज़र आ रहा है, उनका जीवन यापन का जो एक जरिया है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज. और इसके अलावा उनका एक ग्रीवांस गवर्नमेंट से भी है कि गवर्नमेंट का जो एक प्रॉमिस था कि उनको कुछ फिनेंशियल हेल्प दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी कहीं से पूरा नहीं हुआ है. गवर्नमेंट ने उनसे ये वादा किया था कि देश भर में जहाँ कहीं भी ट्रेड फेयर होगा, वहाँ उन्हें सिक्की स्टॉल लगाने के लिए कुछ फिनेंशियल हेल्प किया जाएगा और उन्हें ट्रेड फेयर्स में सिक्की स्टॉल लगाने का मौका दिया जाएगा. लेकिन ऐसा कोई भी प्रॉमिस फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है. आपको बताता चलूँ कि 2007 में बिहार में इसे जीआई टैग दिया गया था. सिक्की ग्रास के आर्टिफैक्ट्स को जीआई टैग मिला था 2007 में बिहार के लिए. सिक्की ग्रास का साइंटिफिक नेम है क्राइसोपोगोन जीजानोइड्स. ओके, आई एम सॉरी इफ़ आई कांट प्रोनाउंस इट वेल. तो क्राइसोपोगोन जीजानोइड्स, इसका मेंशन हमें संस्कृत टेक्स्ट जैसे रामायण में भी मिलता है. वहाँ इसे वीरन, सुगंधी मूल, उशिर एंड नालद कहा गया है. ये 3 to 4 फीट हाइट रीड ग्रास होता है. ओके, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के तराई रीजन में ये मिलता है. आर्टिफैक्ट्स बनाने के अलावा सिक्की ग्रास के रूट से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर परफ्यूम या फिर मेडिसिनल पर्पज़ के कारण भी उसे यूज किया जाता है. हिली ट्रेन्स में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए भी इस ग्रास को लगाया जाने लगा है आजकल. और जो इस तरह के लोग हैं जो इसका हैंडीक्राफ्ट करते हैं ना, वो एंशियंट टाइम से इसी पर डिपेंडेंट है. सो दैट्स वाई जब क्लाइमेट चेंज के कारण इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इनके सॉफ्टनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और इसमें ब्रिटलनेस आ रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ा नहीं जा पा रहा है, क्वालिटी ऑफ द ग्रास में कुछ डिटेरियोरेशन आ रहा है, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है. दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज. Recently, to ensure smooth railway services and operations, Indian Railways have provisioned 19,742 fog pass devices during the foggy weather. तो विंटर आते ही पूरे फॉग ही फॉग नज़र आने लगता है. इंडिया में तो फॉग ही चलता है, आपको पता होगा. तो अबाउट फॉग पास डिवाइसेस क्या होता है, तो ट्रेन जब भी कहीं जा रही होती है तो आगे फॉग आ जाने के कारण कभी कभी पायलट को वो सिग्नल जो होते हैं बगल में वो नहीं दिखते हैं. इस जगह ट्रेन के बगल में यहाँ सिग्नल होते हैं, तो सिग्नल में कुछ लाइट जल रहा होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है, वो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो लोको पायलट को कन्वे किया जाता है. उन्हें नहीं दिखता है तो कभी कभी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, रेल ऑपरेशन स्मूथ नहीं रह जाता, पायलट बार बार प्रिकॉशन के लिए ट्रेन को रोक देते हैं. सो फॉग पास डिवाइसेस इस मूवमेंट को स्मूथ बना देगा, क्योंकि ये एक जीपीएस बेस्ड नेविगेशन डिवाइस होता है जो लोको पायलट को हेल्प करता है ड्यूरिंग द डेंस फॉग कंडीशंस. और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है या फिर वॉइस गाइडेंस के फॉर्म में देता है. ठीक है, तो इसमें ये एक समझ लो कि टैबलेट की तरह होता है, आपके टैब या फ़ोन के जैसा होता है, जिसमें डिस्प्ले होता रहता है कि क्या है आगे, सिग्नल क्या आ रहा है. जो भी फॉग के कारण सिग्नल नहीं दिख रहा है पटरी के बगल वाला, तो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा. साथ साथ वहाँ वॉइस गाइडेंस भी देता है लोको पायलट को कि आगे क्या करना है. तो रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ फिक्स्ड लैंडमार्क सच एज सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट, manned and unmanned, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, न्यूट्रल सेक्शंस ईटीसी, ये सारे इन्फॉर्मेशन ये जो फॉग पास डिवाइसेस है ये लोको पायलट को पास ऑन करता रहता है.
एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वो 500 मीटर ऑन अप्रोच लोको पायलट को मिल जाता है। जो भी नेक्स्ट 3 अप्रोचिंग फिक्स्ड लैंडमार्क्स होंगे, ये डिवाइस लोको पायलट को 500 मीटर पहले प्रोवाइड कर देता है, ऑडियो और जो डिस्प्ले सिग्नल है दोनों तरीके से। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेक्शन, चाहे वो सिंगल लेन हो, डबल लेन हो, इलेक्ट्रिफाइड हो या नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन हो, हर जगह ये काम कर सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव्स एंड वैसे ट्रेन जो 160 kmph के नीचे चलते हैं वहाँ ये काम करता है। सुटेबल इन रिचार्जेबल बैटरी बैकअप फॉर 18 आवर्स, पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट इन साइज है, लाइट इन वेट है, 1.5 kg का ये, नॉट मोर देन 1.5 kg इंक्लूडिंग बैटरी। सो लोको पायलट कैन कैरी द डिवाइस इजीली विद हिम टू द लोकोमोटिव एंड रिज्यूमिंग हिज ड्यूटी। तो इस तरह से ये बहुत ही कारगर होने वाला है और एक्सीडेंट के भी चांसेस को ये बहुत कम कर देगा। सो दिस वाज फॉग पास डिवाइसेस। रिसेंटली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंक्लूड किया है। दैट्स वाई हमें दोनों बातें पढ़नी होंगी, स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है एंड देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता कर लेना चाहिए, बिकॉज दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वदेश दर्शन स्कीम इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to develop sustainable and responsible tourism destinations in the country। 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। अंडर द स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल एजेंसी को कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ताकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए कंट्री में। ऑपरेशन और मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होती है। सो दिस वाज अबाउट स्वदेश दर्शन स्कीम। अब इसी का एक रीवैम्प वर्जन लाया गया था, स्वदेश दर्शन 2.0, जो अभी चल रहा है। तो इसमें कुछ स्कोप को बढ़ाया गया, बाकी सारी बातें वही रहेंगी, लेकिन इसमें क्या किया गया कि टूरिज्म सर्विसेज के दायरे को बढ़ाया गया, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात की गई इसमें, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, प्रमोशन बैक्ड बाय पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो स्वदेश 2.0 में लाया गया, पहले स्वदेश दर्शन में नहीं था, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्रिएटेड एसेट्स अंडर द स्कीम। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो ये बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में लोकेटेड है, नियर द हीराकुद डैम, महानदी रिवर। ये ओडिशा का बॉर्डर है, इधर छत्तीसगढ़ है और यहाँ जो डॉटेड लाइन है इस तरफ ओडिशा है, और ये महानदी रिवर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एंड हेयर इज़ द हीराकुद डैम। तो ये हीराकुद डैम है जो महानदी के महानदी रिवर के वाटर से ही बना हुआ है रिजर्वायर, और इसके साउथ में इस जगह आपको देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहा होगा। सो इस मैप को देखने से आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू सम ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट्स अबाउट देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, और ये एक और रीजन से बहुत ही फेमस है। नोटेड फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई, जब उन्होंने रिबेलियन किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, हिज बेस एट बड़ा पथरा वाज लोकेटेड विद इन दिस सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस कारण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट है। फ्लोरा की बात करें तो साल, आसन, बीजा, आनल, धौरा etc यहाँ पाए जाते हैं। फौना टाइगर, स्लॉथ बियर, लियोपार्ड, हियना, स्लॉटेड बियर, स्पॉटेड बियर, एंटेलोप्स, सांबर, गौर, नीलगाय, बाइसन, लंगूर, मंकीज etc यहाँ पाए जाते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप यू लाइक द टॉपिक। रिसेंटली मध्य प्रदेश के शिवपुर में लोकेटेड कूनो नेशनल पार्क में एक नेमीबियन चीता आशा ने 3 कब्स को जन्म दिया है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। तो कूनो नेशनल पार्क के लोकेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे इस टॉपिक में। सो इट इज लोकेटेड इन शिवपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यू कैन सी इन द मैप कूनो नेशनल पार्क का लोकेशन जो विंध्यन रेंज के पास बसा है इन मध्य प्रदेश। ओके, कूनो नेम इसका जो ओरिजिन होता है वो कूनो रिवर से होता है। ओके, तो कूनो रिवर के आफ्टर इसका नेम पड़ा हुआ है कूनो नेशनल पार्क। इट इज़ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चंबल रिवर। कूनो रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। इनिशियली इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट इन 2018 गवर्नमेंट ने इसे नेशनल पार्क का स्टेटस प्रोवाइड किया है। ओके,
इन 2021 एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया, तो उसमें कूनो नेशनल पार्क को चुना गया था। हालांकि उसके साथ साथ और भी दो जगह ऐसे थे जो चीता के इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही अब्सोल्यूट थे, जैसे शाहगढ़ इन राजस्थान एंड नौरादेही इन मध्य प्रदेश। लेकिन फाइनली कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया था और वहाँ चीता का री इंट्रोडक्शन किया गया था। वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन इन द नेशनल पार्क वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट टू सवाना ग्रासलैंड। लैंडस्केप की बात करें तो कैरेक्टराइज्ड बाय रॉकी हिल्स, रवाइंस एंड प्लेट्यूड। रिसेंटली पार्लियामेंट पासेस बिल्स टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 2023 में और इसे 31 मेंबर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिफर भी किया गया था एंड नाउ इट हैज़ बिन पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये तीन बिल्स क्या क्या हैं, तो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जिसे लाकर इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस किया गया है। यानी पहले ये इंडियन पिनल कोड 1860 अब तक चल रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 एक्ट लागू होगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये हट जाएगा। उसी तरह से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हटाकर भारतीय साक्ष्य बिल 2023 लाया गया है। नाउ सम ब्रीफ डिटेल अबाउट भारतीय न्याय संहिता 2023। यहाँ सेकंड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब इसे रेफर किया गया था 31 मेंबर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, तो वहाँ पर कुछ रिवीजन के बाद इसे लाया गया है, दैट्स वाई सेकंड इज रिटन हेयर। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसे लाया गया है इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह पर, विच इंट्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट अल्टरेशंस इंक्लूडिंग रिटेंशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑफेंसेस। तो सबसे पहले देखो, कुछ आईपीसी प्रोविजंस को इसमें वैसे का वैसे रखा गया है जैसे पहले था, जैसे कि ऑन मर्डर, असॉल्ट एंड कॉजिंग हर्ट, वाइल इनकॉर्पोरेटिंग न्यू ऑफेंसेस। कुछ न्यू ऑफेंस जो इनकॉर्पोरेट किया गया है उनमें से है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एंड ग्रुप रिलेटेड ग्रेवस हर्ट और मर्डर। इट ऑल्सो एड्स कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के फॉर्म में कम्युनिटी सर्विस को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि सैनिटेशन का कुछ वर्क दे दिया जाएगा पनिशमेंट के फॉर्म में। तो इस तरह का भी प्रोविज़न इसमें किया गया है। टेररिज्म की बात करें अगर, तो इसे डिफाइन किया गया है एज एक्ट थ्रेटनिंग द नेशंस इंटेग्रिटी और काउजिंग टेरर अमॉन्ग द पॉपुलेस। पेनल्टीज रेंज फ्रॉम डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन्स। तो ये टेररिज्म की बात करें या फिर और भी कुछ क्राइम की बात करें तो पेनल्टीज यहाँ से यहाँ तक है कि इम्प्रिजनमेंट विद फाइन्स और डेथ तक पेनल्टी को ले जाया गया है। यानी कि डेथ पेनल्टी यहाँ है, जो सुप्रीम सेंटेंस सुनाया जाता है। लेट्स हैव अ सम ब्रीफ लेट्स हैव अ ब्रीफ डिटेल अबाउट भारतीय न्याय सेकेंड संहिता 2023। आप सबको पता है कि अगस्त में जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को, उसके बाद ये 31 मेंबर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था और उसमें कुछ रिवीजन के बाद जब इसे लाया गया फिर से, तो इसे कहा गया भारतीय न्याय सेकेंड संहिता 2023 और इसके द्वारा इंडियन पिनल कोड 1860 को हटाया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता में कुछ अल्टरेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो कुछ रिटेंशन भी है, कुछ इनकॉर्पोरेशन भी है इस आईपीसी 1860 के। जैसे कि आईपीसी 1860 में कुछ प्रोविजंस थे मर्डर, असॉल्ट एंड कॉजिंग हर्ट, इन सब को वैसे का वैसे रखा गया है। लेकिन जो कुछ न्यू ऑफेंसेस हैं जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एंड ग्रुप रिलेटेड ग्रेवस हर्ट और मर्डर, इनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये पहले 1860 वाले आईपीसी में नहीं थे, उनको अब इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में डाला गया है। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस को भी इसमें डाला गया है, जैसे सैनिटेशन का वर्क होता है या फिर जैसे गटर की मैनुअल क्लीनिंग होती है तो उसको भी पनिशमेंट के रूप में डाला गया है। टेररिज्म की बात करें तो इसे भी डिफ़ाइन किया गया है, क्योंकि अब तक में टेररिज्म को डिफ़ाइन नहीं किया गया था इससे पहले कोई भी किसी भी एक्ट में। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में टेररिज्म को भी डिफ़ाइन किया गया है, एक्ट थ्रेटनिंग द नेशंस इंटीग्रिटी एंड कॉजिंग टेरर अमॉन्ग द पॉपुलेस। और भी मान्यूट डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, यहाँ उन्हें क्लियरली नहीं लिखा गया है,
फॉर एग्जांपल इसमें जैसे है कि कुछ आर्म्स लेकर आप कहीं ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं और उस आर्म्स का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो माना जाएगा कि आप वो टेररिज्म का एक्ट कर रहे हैं। पेनल्टीज की बात करें तो डेथ पेनल्टी को ख़त्म नहीं किया गया है, डेथ पेनल्टी अभी भी है। और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स से लेकर के डेथ पेनल्टी तक का इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात करें तो जैसे ऑफेंस होते हैं किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फिनेंशियल स्कैम्स, साइबर क्राइम एंड मोर, इन सब को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंदर रखा गया है। पनिशमेंट्स वेरी फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पाया जाएगा, चाहे वो एक हो एक से ज़्यादा हो, सबको इस तरह का प्रॉब्लम सज़ा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ विद फाइन्स और दोज कमिटिंग और अटेम्प्टिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मॉब लिंचिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ये भी एक नई बात रहेगी। BNS टू आइडेंटिफाइज मर्डर और सीवर इंजरी बाय 5 और मोर इंडिविजुअल्स ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स, चाहे वो रेस हो, कास्ट हो। तो अगर देखो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर 5 या उससे अधिक लोग मिलकर किसी को सीवर इंजरी पहुंचाते हैं, बहुत ही तेज दर्द पहुंचाते हैं, तो उसे मॉब लिंचिंग के अंदर माना जाएगा एंड इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। वीमेन के अगेंस्ट जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए जो प्रोविज़न था आईपीसी 1860 में, उन सबको लगभग लगभग रिटेन किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। जैसे रेप, वोयरिज्म एंड अदर वायलेशंस जो भी हैं, वो सारे प्रोविजंस BNS 2 में भी सेम रहेंगे, लेकिन एज थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम्स को 16 से बढ़ाकर 18 ईयर्स कर दिया गया है। एंड एडिशनली इट क्रिमिनलाइजेज डिसेप्टिव सेक्सुअल एक्ट्स और फॉल्स प्रोमिसेस। अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ इस वादे पर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है कि वो उससे शादी कर लेगा, किसी भी तरह का फॉल्स प्रॉमिस करता है या फिर अपना आइडेंटिटी छुपाकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि उसके उस एक्ट को ऑफेंस माना जाएगा, इसके लिए उसे सज़ा होगी। और ये जो विक्टिम एज 16 टू 18 ईयर्स किया गया है, इसके बारे में भी समझ लो। इसके लिए एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऐसा है कि ये सारे 376 के अंडर आते हैं, सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, तो उसके अंडर ये आते हैं। तो जैसे सिर्फ अगर रेप की बात हो तो उसमें 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ तक का सज़ा मिलेगा। अगर पुलिस ऑफिसर अगर किसी का ऐसा करता है, रेप करता है, तो फिर उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स से लेकर के नेचुरल लाइफ तक का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर 16 से कम एज के बच्ची के साथ ऐसा करता है, इतना घिनौना काम करता है, तो उसे 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट से लेकर के नेचुरल लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। दैट मीन्स कि 16 ईयर्स से कम एज के बच्ची के साथ ऐसा करने पर इस तरह के प्रोविज़न किए गए थे। अब इसमें आगे आप एक और बात देख लो कि अब ये 16 को बढ़ाकर 18 कर दिया गया है, यानी कि अब से पहले, आज से पहले जो 17 ईयर्स के एज के बच्ची के साथ कोई ऐसा करता था घिनौना काम, तो उसे वो बिल्कुल यही सज़ा पाकर छूट जाता था, यानी कि 10 ईयर्स या फिर मतलब इसमें थोड़ा सा आसान सज़ा होता था। लेकिन अब 18 से नीचे किसी के भी साथ ऐसा कोई करता है और वो साबित हो जाता है कोर्ट में कि उसने ही किया है, तो उसे अब थोड़ा रिगरस पनिशमेंट मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। तो सेडिशन के चार्जेस की बात करें तो सेडिशन वर्ड्स हटा दिए गए हैं, सेडिशन वर्ड हटा दिया गया है, सेडिशन ऑफेंस हटा दिया गया है। लेकिन इसके जगह पर जो सेसेशन से रिलेटेड कोई अगर क्राइम करता है, कोई अगर ऐसा चाहता है कि देश से किसी राज्य को हटाने की बात करे या उसकी वकालत करे, उसके लिए कोई आंदोलन चलाए या आर्म्ड रिबेलियन करे या फिर एक्शंस इंडेंजरिंग नेशनल सॉवरेनिटी और यूनिटी, तो फिर उसके लिए कुछ पेनलाइजिंग एक्शंस के प्रोविज़न किए गए हैं BNS 2 2023 में। हालांकि क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि राजद्रोह था, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, तो राजद्रोह था, उसे बदलकर अब देशद्रोह कर दिया है इन लोगों ने। तो ऐसा क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इस एक्ट को लेकर, सॉरी, इस सेक्शन को लेकर के ट्रक ड्राइवर्स ने पूरे हड़ताल कर दिया था, क्योंकि पहले सेक्शन 304 के अंडर किसी का भी डेथ अगर नेग्लिजेंस के कारण होता था, लापरवाही के कारण होता था, तो 2 to 5 ईयर्स का ही सज़ा होता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 ईयर्स तक का कर दिया गया है
एंड 10 लाख रुपीज़ फाइन भी कर दिया गया है इसमें। तो कोई भी ड्राइवर अगर अपनी लापरवाही से किसी को एक्सीडेंट में मार देता है तो उसे 7 वर्षों के लिए जेल तो जाना ही होगा, साथ में 10 लाख रुपए भी जमा करने होंगे। हाउएवर इट स्टेपुलेट्स दैट अगर डॉक्टर की किसी लापरवाही से किसी की जान जाती है तो उसे फिर भी 2 ही साल का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। उसके लिए अभी ऐसा कुछ चेंज नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कंप्लायंस अगर देखें तो अलायंस विद सर्टेन सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस बाय एक्सक्लूडिंग एडल्टरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी को हटा दिया था ऑफेंस की कैटेगरी से, तो उसे BNS 2 में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इन सारी बातों को भी ध्यान रखा गया है। क्रिटिसिज्म ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, सबसे पहले कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डिस्क्रिपेंसी यहाँ देखने को मिलता है। दिस में कन्फ्लिक्ट विद इंटरनेशनल कन्वेंशन रिकमेंडेशंस। दूसरा यहाँ क्रिटिसिज्म है कि इनकन्सिस्टेंसीज इन चाइल्ड ऑफेंस डेफिनेशंस। BNS 2 में सीधे लिख दिया गया है कि जो भी 18 ईयर्स से कम का है वो बच्चा है, लेकिन अलग अलग ऑफेंस में बच्चे का डेफिनेशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल रेप एंड गैंग रेप, जो 2011 में परहैप्स 2013 में जो एक गैंग रेप का इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि एक उसमें एक्यूज्ड को छोड़ दिया गया था जस्ट बिकॉज वो 18 ईयर्स से कम था। तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, तो इसको लेकर के कुछ यहाँ क्रिटिसिज्म आ रहे हैं। उसके बाद सेडिशन प्रोविजंस में कुछ चेंज किया गया है, तो उसको लेकर भी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, तो पिछले स्लाइड में मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया था। और एक जो सबसे बड़ा इसमें आ रहा है क्रिटिसिज्म, वो है विमेन को लेकर के। विमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंस होते हैं जैसे रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट, उसमें जो भी प्रोविज़न है उसको IPC 1860 के प्रोविजंस को वैसे का वैसे रिटेन किया गया है, ज़रा सा भी उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। और जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 का जो रिकमेंडेशंस है उनको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि ये BNS 2 में इंक्लूड नहीं किया गया है। और जैसे जस्टिस वर्मा का रिकमेंडेशन था कि रेप जेंडर न्यूट्रल किया जाए, रेप रेप ऑफेंस ऑफ रेप को जेंडर न्यूट्रल किया जाए, एंड मैरिटल रेप को भी एक ऑफेंस किया जाए डिक्लेयर, तो ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है। सो दिस वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ BNS 2 2023। नाउ सम ब्रीफ डिटेल अबाउट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेकेंड, BNSS 2 2023। तो ये रिप्लेस करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को और कुछ अल्टरेशंस को इंक्लूड करता है या इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि डिटेंशन कंडीशंस। तो याद रखना, जो ऐसे एक्यूज्ड हैं जो सीवर ऑफेंसेस में अंडर ट्रायल में हैं अभी, ऐसे सीवर ऑफेंसेस जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की केस सज़ा हो सकती है, या फिर मल्टीपल चार्जेस जिनके ऊपर लगे हुए हैं, उनको पर्सनल बॉन्ड के बेसिस पर रिलीज नहीं किया जा सकता है, उनको बेल नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह का डिटेंशन कंडीशन लाया गया है कि ऐसे सीवर केस में फंसे हुए एक्यूज्ड को आसानी से बेल या फिर किसी भी तरह का रिलीज नहीं दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के स्कोप को भी ब्रॉडन किया गया है, allowing any police officer, not just a sub inspector, to request one, making the process more accessible। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को उस केस में मैंडेटरी कर दिया गया है जहां पर ऐसा क्राइम हो जहां पनिशमेंट एटलीस्ट 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हो, यानी कि 7 ईयर्स या फिर उससे अधिक का इम्प्रिजनमेंट वाला केस में बिना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जो भी एविडेंस कलेक्ट करना है क्राइम सीन से, उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसका रिकॉर्डिंग उसे रखना है, ठीक है ना। बाद में किसी भी तरह का इसमें कोई भी मिलावट नहीं चलेगी, किसी भी तरह का फर्जरी नहीं चलेगा। स्टेट्स लैकिंग फॉरेंसिक फैसिलिटी को, जो स्टेट के पास नहीं है फॉरेंसिक फैसिलिटी, वो दूसरे स्टेट से उधार मांग कर अपना काम चलाए, तो इस तरह का प्रोविज़न किया गया है। सैंपल कलेक्शन की बात करें अगर, तो एक्सटेंड्स द पावर टू कलेक्ट फिंगर इम्प्रेशंस एंड वॉइस सैंपल्स इवन फ्रॉम इंडिविजुअल्स नॉट अंडर अरेस्ट, एक्सपेंडिंग बियॉन्ड द CRPC स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग ऑर्डर्स। तो CRPC के जो भी ऑर्डर्स थे उससे बियॉन्ड जा करके इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं और कुछ टाइमलाइंस भी सेट किए गए हैं। जैसे रेप विक्टिम के लिए जो मेडिकल रिपोर्ट्स है हर हाल में डॉक्टर को 7 दिनों के अंदर देना है। जजमेंट्स जो होगा रेप विक्टिम के लिए वो 30 दिन के अंदर देना है, जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 45 डेज। विक्टिम प्रोग्रेस अपडेट्स विद इन 90 डेज एंड चार्ज फ्रेमिंग विद इन 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग।
इसके अलावा कुछ अल्टरेशंस किए गए हैं कोर्ट हायरार्की में। जो सीआरपीसी है वो इंडिया के क्रिमिनल कोर्ट्स का एक हायरार्की का यहाँ प्रोविज़न करता है, तो उसको बिल्कुल मेंटेन किया है बीएनएसएस 2 में। लेकिन जो सीआरपीसी है उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स का भी एक प्रोविज़न था, जिसे कि बीएनएसएस 2 में एलिमिनेट कर दिया गया है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे प्रॉपर्टी अटैचमेंट फ्रॉम क्राइम प्रोसीड्स एंड लैक ऑफ सेफगार्ड्स, restrictions on bail for multiple charges, and handcuff use and contradictory Supreme Court directives, integration of trial procedure and public order maintenance। ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां सीआरपीसी के ही कुछ प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है बीएनएसएस 2 में, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्टिव्स को नज़रअंदाज किया गया है। सो दैट्स वाई इट इज़ क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली। जैसे सीआरपीसी ही कहता है कि अगर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का हाफ पीरियड अगर कोई पहले ही काट चुका है जेल में, तो उसे बेल का फैसिलिटी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन बीएनएसएस 2 कहता है कि नहीं, मल्टीपल चार्जेज अगर होगा किसी इंडिविजुअल पर तो बेल उसे नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि हैंड कफ यूज, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ डायरेक्टिव्स पहले ही दे चुके हैं। और इसके अलावा और भी इसमें कुछ है, तो लीगल एक्सपर्ट ही इसमें ठीक से बता पाएंगे। सो वी आर डूइंग करंट अफेयर्स, सो वी आर ऑन द सरफेस लेवल। नाउ सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो इसे लाया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करते हुए। इट रिटेन्स मोस्ट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंक्लूडिंग दोज ऑन कन्फेशंस, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। लेकिन कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट अल्टरेशंस हैं जो इसमें किया गया है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को इसमें शामिल किया गया है भारतीय साक्ष्य बिल में, और कुछ अल्टरेशंस किए गए हैं। जैसे डेफिनेशन एक्सपेंशन, पहले डॉक्यूमेंट्स का डेफिनेशन सिर्फ कुछ राइटिंग्स, मैप्स या फिर प्रिंटेड पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ये सब हुआ करते थे, कैरिकेचर्स हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, इसके बारे में पिछले क्लास में किसी क्लास में बात हुआ था। सीधे समझो इसको, अगर किसी व्यक्ति के बारे में पता है कि वो एक एजुकेटेड ग्रेजुएट आदमी है, तो और उसके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उसके पास अगर मैट्रिक का मार्कशीट है और सब कुछ क्लियर है, डेट, रोल नंबर वगैरह सब कुछ क्लियर है, तो ऐसे समझो इसे कि उसका जो ओरिजिनल मार्कशीट होगा, जिससे कि उसका डेट कंफर्म हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ, उसे कहा जाएगा प्राइमरी एविडेंस। लेकिन अगर किसी कारण उसका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिल रहा है, खो गया है, और ये वो प्रूव कर देता है कि उसका ओरिजिनल मार्कशीट खो चुका है, और वो ये भी प्रूव कर देता है कि उसका मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी है ये, तो वो फ़ोटो कॉपी भी कोर्ट में लगाएगा तो उसे सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, और बिल्कुल उसे एविडेंस माना ही जाएगा। तो इस तरह से होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। हमेशा प्रायोरिटी प्राइमरी एविडेंस का दिया जाता है। तो उन डेफिनेशन में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। जो ओरल एविडेंस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजन ऑफ ओरल एविडेंस इनेबलिंग विटनेसेस, एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स एंड विक्टिम्स टू टेस्टिफाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये सारी बातें की गई है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स आर ग्रांटेड इक्विवेलेंट लीगल स्टेटस एज पेपर रिकॉर्ड्स। तो ये भी एक प्रोविज़न किया गया है BSB 2023 में। Amended explanation to joint trials. Joint trials encompasses cases where one accused or absent or has not responded to an arrest warrant, now categorized as joint trials. So these are the provisions, ठीक है। सेमी कंडक्टर, मेमोरी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल, सर्वर लॉक्स, लोकेशनल एविडेंस, ये सब एविडेंस के डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। इसका कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो अब तक का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्यूज्ड इन कस्टडी। तो कस्टडी में कोई एक्यूज्ड है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन अगर लिया जाए तो उसे भी वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एडमिसिबल। ये अपने आप में कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ क्रिटिसाइज्ड है, एंड द लॉ कमीशन रिकमेंडेड रिमूविंग दिस डिस्टिंक्शन। तो लॉ कमीशन ने इसे रिमूव करने के लिए कई बार पहले ही कह चुका है। अनइनकॉर्पोरेटेड लॉ कमीशन रिकमेंडेशंस,
several recommendations by the law commission such as presuming police responsibility for injuries sustained by an accused in police custody have not been included in the BSB2। ये भी अपने आप में बहुत ही एक चिंताजनक बात है, बहुत ही वरीसम ये फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी के अंदर उसको किसी भी तरह का इंजरी होता है, इंजरी सस्टेन होता है, तो उसके लिए किसी भी तरह का प्रोविज़न जो हार्ड प्रोविज़न जैसा था पहले से इंडियन एविडेंस एक्ट में, वैसा कुछ इसमें नहीं लाया गया है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वरीसम सिचुएशन। टैम्परिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के आधार पर कोर्ट में फैसले सुनाए जाने की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है कि अभी ज़माना डीप फेक का है। तो डीप फेक के ज़माने में कैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो या फिर ऑडियो पर भरोसा किया जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन है। सो दिस वाज अबाउट द 3 बिल्स जो अभी पार्लियामेंट ने पास कर दिए हैं। ओके, एक बार फिर से देख लो। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। As per the government officials, the union government is all set to scrap the free movement regime along the म्यांमार border। तो क्या है ये मैटर, इसको ठीक से समझो। 2018 में म्यांमार के साथ हमने यानी कि इंडिया ने एक डील किया था कि म्यांमार और इंडिया के लोग एक दूसरे के बॉर्डर के 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, विदाउट एनी परमिट वो अंदर तक जा सकते हैं, वो भी अंदर आ सकते थे। लेकिन बहुत सारे रीजन्स को देखते हुए, बहुत सारे कारणों से इन 2024 वी आर गोइंग टू स्क्रैप दैट FMR फ्री मूवमेंट रिजीम। तो गवर्नमेंट पूरी सेट है कि अब ऐसा कर देना है। जो भी लोग आर पार जा रहे थे, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वो अब उनको रिक्वायर करेगा वीज़ा, उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी अब। तो इंडो म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर लॉन्ग है। अरुणाचल प्रदेश में ये 520 किलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें नागालैंड की तो ये 215 किलोमीटर है। मणिपुर में 398 किलोमीटर है, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। तो सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ म्यांमार का लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। देखो, जब भी कुछ न्यूज़ में आ जाता है ना, तो उससे करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बनते हैं, इवन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कभी कभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। दैट्स वाई बी श्योर कि अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार का सबसे लंबा बॉर्डर है 520 किलोमीटर, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है वो मिजोरम के साथ है। आउट ऑफ 1643 किलोमीटर ओनली 1472 किलोमीटर का ही डिमार्केशन अभी तक में कंप्लीट हो पाया है, और जो रेस्ट बचे हुए हैं अभी, जैसे लोहित सब सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 136 किलोमीटर ऐसा बॉर्डर है जिसका डिमार्केशन नहीं हुआ है, कोई लाइन नहीं बना है कि इसके इस तरफ इंडिया है, इसके इस तरफ म्यांमार है, चलो ये लाइन फिक्स हो गया, ऐसा डिमार्केशन अभी तक नहीं हो पाया है। और मणिपुर की बात करें तो वहाँ काबाव वैली है जिसमें कि 35 किलोमीटर का डिमार्केशन अभी भी नहीं हो पाया है। सो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट म्यांमार बॉर्डर। और बात करते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स थे जिसके कारण कि ये FMR को हटाना पड़ा। तो देखो, सेसेनिस्ट जो मूवमेंट चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे नागा मूवमेंट चलते हैं, जो नागालैंड को इंडिया से अलग करने की, सेसेशन करने की बात करते हैं, तो वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट वहाँ पर बहुत जोर पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि FMR के कारण वो ज़्यादा हो रहा है। तो उस कारण से सपोर्ट टू इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट्स इन इंडिया, एंड नारकोटिक्स का भी स्मगलिंग बहुत बढ़ गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्डन क्रिसेंट बोला जाता है, एक गोल्डन ट्रायंगल होता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में तो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वो सब कंट्री आता है, और इधर इस तरफ हमारे ईस्ट साइड में जो गोल्डन क्रिसेंट है, इसमें म्यांमार भी एक कंट्री है, थाईलैंड वगैरह जो कंट्री है उसमें से म्यांमार भी एक कंट्री है। तो नारकोटिक्स स्मगलिंग भी बहुत बढ़ गया था, और बॉर्डर मैनेजमेंट में भी हम लोग फेल हो रहे थे। दैट्स वाई सच स्टेप्स वाज नेसेसरी टू बी टेकन। FMR की बात करें तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत 2018 में शुरू किया गया था। किया जाना था इसे 2017 में ही, लेकिन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि रोहिंग्या का रिफ्यूजी इशू, रिफ्यूजी क्राइसिस 2017 के ही अगस्त में शुरू हो गया था। लेकिन फाइनली हमने 2018 में इसे इम्प्लीमेंट किया था, और लोग 16 किलोमीटर इन आ सकते थे वहाँ से। हमारे यहाँ से लोग 16 किलोमीटर इन जा सकते थे, वहाँ से 16 किलोमीटर इन आ सकते थे बॉर्डर के। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो अब FMR को स्क्रैप कर दिया जाएगा, अब ऐसा आना जाना बंद। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई आंसर आपको लिखना हो तो भी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। रिसेंटली चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन उड़ीसा ने इस सेंचुरी के भरतपुर सेक्शन में
लोगों के लिए और स्पेशली स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए नक्टर्नल ट्रेल प्लान किया है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स नाइट आवर में भी सेंचुरी के अंदर जा पाएंगे, और जो वहाँ जो भी क्रिएचर्स रहते हैं स्पेशली नक्टर्नल वंस, तो उनको वो नाइट आवर में उनके बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, वॉच कर पाएंगे। सो दिस इज़ फोकस्ड ऑन द स्टडी पर्पज़, नॉट फॉर टूरिज्म पर्पज़। लोकेशन की बात करें अगर इस सेंचुरी की, तो ये ओडिशा स्टेट में लोकेटेड है एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर, और नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स के ये खोर्दा अपलैंड्स में लोकेशन इसका माना जाता है। स्प्रेड ओवर 193.39 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रोलिंग टेबल लैंड एंड स्मॉल स्प्राउलिंग हिलॉक्स। It is a wildlife sanctuary since August 1982 and known for the successful conservation of elephants, which is the principal species here. तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको था चंदका दाम्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ फर्स्ट टाइम नक्टर्नल ट्रेल लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए प्लान किया जा रहा है। रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड इट्स 4-year टर्म एज यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन मेंबर। ये जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन होता है, दिस इज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगर आप यूएनओ के बारे में जानते हैं तो इसके 6 मेन ऑर्गन्स में ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और उस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का एक फंक्शनल कमीशन है ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। सो द इम्पॉर्टेंस यू कैन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें टोटल 24 मेंबर कंट्रीज होते हैं, जिन्हें इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 4 ईयर्स के लिए चुना जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया एशिया पैसिफिक स्टेट से चुनाएगा, तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, वहाँ से इलेक्ट होकर इंडिया जाता है। टोटल 4 मेंबर सिलेक्ट होकर जाते हैं। आफ्टर 2 डिकेड्स इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड एंड इस तरह से इंडिया इस कमीशन का एक मेंबर कंट्री बन चुका है। अगर इस कमीशन की बात करें तो ये हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 एज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। इट ब्रिंग्स टुगेदर द चीफ स्टैटिस्टिशियन फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इसकी मैंडेट की बात करें अगर, तो ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़, चाहे वो स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो या फिर जो कंसेप्ट्स और मेथड्स है जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स में इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए ये एक सुप्रीम बॉडी है। आई थिंक ये यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में जो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना था, ये मैंने यहाँ कर दिया है। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।